हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममता शर्मा। वेलकम टू फर्स्ट बीम। आज की हम इस वीडियो में कोहलबर्ग की नैतिक के विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने जीन पियाजे के बारे में बताया था। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ देख लीजिए। और जो जीन पियाजे जी हैं और कोहलबर्ग थे और जो वाइगोस्की थे, ठीक है, ये एक ही चैप्टर के हैं। मनोवैज्ञानिक थे जो उन्होंने एक ही जो सीडीपी के एक चैप्टर में इन तीनों के विकास के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में क्या था, जीन पियाजे जी का था, और पार्ट 2 में कोहलबर्ग का था। तो आज हम पार्ट 2 कोहलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास को क्या कहा जाता है? मॉरल डेवलपमेंट। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कि क्या कहते थे कोहलबर्ग और क्या उनके नैतिक विकास का सिद्धांत था। उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत क्या दिया, तो आज हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कोहलबर्ग का पूरा नेम क्या था? लॉरेंस कोहलबर्ग। जन्म सन 1927 और मृत्यु सन 1987। यह एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, कभी कभी सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है कि कोहलबर्ग कहाँ से थे, तो वे अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत से पहले कुछ मूलभूत मान्यताओं के बारे में चर्चा की है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि नैतिक विकास क्या होता है। ठीक है, देखो, जो नैतिक विकास होता है, जब एक बालक का जन्म होता है, ठीक है, एक बालक का जब जन्म होता है, तो उस समय जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक उसका नैतिक विकास होता रहता है, उसका मॉरल डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखता रहता है, उसके अंदर अच्छाई बुराई जो भी है वो आती रहती है, वो रुकती नहीं है कभी भी। एक बालक का जो नैतिक विकास है कभी रुकता नहीं है, वो लाइफ टाइम चलता रहता है। तो जो कोहलबर्ग थे, उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत से पहले कुछ मूलभूत मान्यताओं के बारे में चर्चा की है। और हाँ, एक ये बात भी है, जो कोहलबर्ग जी थे उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? तो 1958 में। ठीक है, इससे भी रिलेटेड कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत उन्होंने उसका प्रतिपादन कब किया था। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत से पहले कुछ मूलभूत मान्यताओं के बारे में चर्चा की है। देखते हैं वो क्या है मूलभूत मान्यताएं। पहला क्या है? नैतिक दुविधा, जिसे क्या कहा जाता है? मॉरल डिलेमा। जब बालक के सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए जब वह सही निर्णय लेने में भ्रमित हो जाए। ठीक है, मतलब जब बालक के सामने कुछ ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे वो ये समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं। ठीक है, अब वो क्या भ्रम में पड़ जाए, कंफ्यूज हो जाए। अर्थात जब बालक ऐसी परिस्थिति में हो कि उसे समझ ना आए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो यह नैतिक दुविधा कहलाती है, यानी कि मॉरल डिलेमा कहलाती है। आपने भी देखा होगा, आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे आप समझ नहीं पाते कि मुझे क्या करना चाहिए, पहले ये काम करूं या फिर ये काम करूं। तो उसे क्या कहा जाता है? मॉरल डिलीमा। कोहलबर्ग ने बालक को किसी धर्म संकट की स्थिति में रखकर यह देखा है कि बालक उस परिस्थिति में क्या सोचता है। जो कोहलबर्ग जी थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है एक बालक के ऊपर, ठीक है ना, सॉरी, व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, उस व्यक्ति को धर्म संकट में डाला, ठीक है, कि उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके सामने एक संकट पैदा की और उसे क्या करना चाहिए, और फिर उसके बाद उस स्थिति को बालकों के सामने प्रस्तुत किया और बालकों ने अपनी राय प्रस्तुत की। तो तथा किसी तर्क के आधार पर वह उचित व्यवहार के लिए निर्णय लेता है। ठीक है, देखिए, जो ये कोहलबर्ग जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इस चीज़ के बारे में अभी मैं आपको समझाती हूँ। मैं इससे पहले ये नैतिक दुविधा का जो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए जैसे आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आप अपने एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं और रास्ते में मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है इत्तेफाक से। तो आपके सामने दो चीज़ें हैं। एक, आपको एग्ज़ाम देने जाना है जिससे आपका करियर का सवाल है। दूसरा, एक व्यक्ति है जो रोड पे पड़ा हुआ है, जो गंभीर हालत में है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो आप ये समझ नहीं पाते कि मैं क्या करूं, मैं एग्ज़ाम देने जाऊं या फिर इस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाऊं। ठीक है, दोनों ही काम जरूरी है और दोनों ही एक टाइम पे हो रहे हैं, तो इसमें जो नैतिक दुविधा होती है, ठीक है, वो आ जाती है सामने। तो इससे बालक क्या होता है? भ्रमित हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। इसी को नैतिक दुविधा कहते हैं। जो कोहलबर्ग जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो मैं आपको अगले पॉइंट में समझाऊंगी। ठीक है, तथा
किस तर्क के आधार पर वह उचित व्यवहार के लिए निर्णय लेता है। ठीक है, फिर वो देखता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, अपनी तर्क के आधार पर, यानी कि अपनी सोच के आधार पर, ठीक है, नैतिक के सोच के आधार पर वो उचित व्यवहार के लिए निर्णय लेता है कि उसे क्या करना चाहिए। आगे आता है नैतिक तर्क, मॉरल रीजनिंग। एक बालक का निर्णय जो सही या गलत हो सकता है वह नैतिक तर्क पर आधारित, अर्थात एक बालक का नैतिक निर्णय उसके नैतिक तर्क पर ही आधारित होता है। ठीक है, जो उसका नैतिक निर्णय है, जो फैसला लेता है, वो उसके नैतिक तर्क पर ही आधारित होता है। बालक क्या गलत मानता है, क्या सही, ये उस बालक के नैतिक तर्क पर आधारित होता है। ठीक है, अभी मैं इस चीज़ के बारे में एक चीज़ और बताऊंगी नैतिक तर्क के बारे में। पहले, इससे पहले मैं एग्जाम्पल बताती हूँ जो मैंने बताया था कि कोहलबर्ग ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। कोहलबर्ग ने एक्सपेरिमेंट किया, एक स्टोरी बनाई। ठीक है, स्टोरी में क्या था, उन्होंने एक व्यक्ति को, ठीक है, एक व्यक्ति था, उन्होंने जो स्टोरी बनाई थी उसमें एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति की वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसे जो दवाइयाँ चाहिए थी जिससे वो ठीक हो सकती थी, वो दवाइयाँ बहुत महंगी थी। उसने सारे रास्ते अपना लिए लेकिन वो दवाइयाँ नहीं लेके आ पाया। अब उसके सामने एक ही रास्ता बचा था, चोरी करना, क्योंकि दवाइयाँ इतनी महंगी थी, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे खरीद के ला सके, और मांगने पे वो मेडिकल स्टोर वाला जो भी था वो उसे नहीं दे रहा था। तो उसके सामने क्या एक रास्ता आया कि अब मुझे लास्ट क्या करना है, चोरी करनी है। चोरी करके वो दवाइयाँ मैं लेके आता हूँ, अपनी वाइफ को मैं खिला देता हूँ, जिससे मेरी वाइफ क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो वो जाता है रात को और उस मेडिकल स्टोर से चोरी करके वो दवाइयाँ लेके अपनी वाइफ को खिला देता है। तो जो ये कोहलबर्ग ने स्टोरी बनाई, ये स्टोरी उन्होंने प्रत्येक अवस्था के एक एक बालक को खड़ा करके ये स्टोरी बताई उन्होंने। ठीक है, प्रत्येक अवस्था के जो उन्होंने, कोहलबर्ग जी ने जो 4 अवस्थाएं बताई थी, 4 अवस्थाओं में से, सॉरी 6 अवस्थाएं जो बताई थी, 6 अवस्थाओं में के प्रत्येक बालक को खड़ा किया। ठीक है, हर एक बालक को खड़ा किया, उनको ये स्टोरी बताई। जो एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, डेविड डिलेमा, उसकी वाइफ की तबीयत खराब हुई और उसने अपनी वाइफ को ठीक करने के लिए वो दवाइयाँ क्या की, चुराई। तो ये जब उन्होंने उन बालकों के सामने इस सिचुएशन को रखा, ठीक है, इस स्टोरी को रखा, तो जो प्रत्येक अवस्था के एक एक बालक जो खड़े थे, उन बालकों ने अपनी अपनी राय प्रस्तुत की। ठीक है, और राय कैसे प्रस्तुत की, अपने तर्क के आधार पर, ठीक है, अपनी सोच पर, ठीक है, अपनी नैतिक सोच पर। किसी बालक ने क्या बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल, डेविड डिलेमा ने बिल्कुल सही किया, उसकी वाइफ की तबीयत खराब थी तो उसको चोरी करना स्वाभाविक था। किसी ने बोला नहीं नहीं, ये कानूनी अपराध था, उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। किसी अवस्था के बालक ने बोला कि अगर उसने ऐसा किया भी तो उसके बाद उसको क्या करना था, अपने आप को सरेंडर कर देना था। तो इस प्रकार कोहलबर्ग जी ने देखा कि प्रत्येक अवस्था के जो बालक हैं, ठीक है, उनकी जो नैतिक तर्क है, उनका क्या नैतिक जो तर्क है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, आते हैं हम नैतिक तर्क पे, मॉरल रीजनिंग में, कि प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक तर्क, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का जो नैतिक तर्क होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता जिन्हें कहा जाता है, वो व्यक्तिगत विभिन्नता प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। ठीक है, जैसे कोई भी घटना होती है तो 10 लोग होते हैं, तो 10 लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी राय प्रस्तुत करते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो जिस तरीके से कोहलबर्ग जी ने वो स्टोरी बताई डेविड डिलेमा की, उसके आधार पर उन्होंने ये देखा कि प्रत्येक अवस्था में जो बालक है उसका नैतिक तर्क क्या होता है, अलग अलग है। ठीक है, यानी कि हर व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते ही हैं। ठीक है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता होती ही है। आगे चलते हैं, नैतिकता, मॉरलिटी। जब एक बालक का जन्म होता है, ठीक है, नैतिकता क्या होती है, जब एक बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है ना ही अनैतिक। ठीक है, जब बालक का एक जन्म होता है तो वो ना नैतिक होता है ना अनैतिक, वह नैतिकता के संप्रत्यय से अपरिचित होता है। ठीक है, यानी कि मॉरल के कंसेप्ट से क्या होता है, बिल्कुल अनजान होता है, उसे सही गलत की पहचान नहीं होती। जैसे जैसे बालक का विकास होता है और समाज के संपर्क में आने पर वह विभिन्न क्रियाओं से संपन्न होने वाले सुख दुख, सही गलत एवं अच्छे बुरे का अनुभव करता है। ठीक है, जब एक बालक का जन्म होता है तो वो ना नैतिक होता है ना ही अनैतिक। ठीक है, नैतिकता के संप्रत्यय से वो बिल्कुल अपरिचित होता है, अनजान होता है, उसे सही गलत की पहचान बिल्कुल भी नहीं होती कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। ठीक है,
तो इससे क्या होता है, ये क्या कहलाती है, नैतिकता कहलाती है। एक बालक में नैतिक विकास सामाजिक अधिगम का परिणाम होता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि जब बालक का जन्म होता है, ठीक है, तब तो वो छोटा होता है, उस समय तो उसको कुछ नहीं पता होता। जैसे जैसे उसका विकास होता रहता है, वो समाज के संपर्क में आता है, और समाज के संपर्क में आने पर, ठीक है, उसे दिनचर्या में, ठीक है, ऐसी कई बातों का अनुभव होता है, कई चीज़ों का अनुभव होता है, जिससे उसको क्या, सुख दुख, सही गलत, अच्छे बुरे का पता चलता है। तो इस प्रकार जो नैतिक विकास है वो सामाजिक अधिगम का ही परिणाम होता है। ठीक है, एक बालक के नैतिक विकास पर सामाजिक अधिगम का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालक नैतिक व्यवहार सामाजिक परिवेश द्वारा ही सीखता या अर्जित करता है। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कि जब जैसे ही बालक बड़ा होता है और उसका नैतिक विकास होता है, तो वो कैसे समाज के अंदर क्या करता है, वो दिन पर दिन कुछ ना कुछ देखता है, नई चीज़ों को सीखता है। तो इससे वो क्या, उसका क्या होता है, नैतिक विकास होता है, नैतिकता आती है उसके अंदर। आगे चलते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ठीक है, कोहलबर्ग जी ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है, 6 अवस्थाएं, किंतु उन्होंने दो दो अवस्थाओं को एक साथ रखकर उनके 3 स्तर बना दिए हैं। ये 3 स्तर हैं, कौन कौन से? देखिए, जो कोहलबर्ग जी थे, उन्होंने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाएं बताई। ठीक है ना, 6 लेवल बताए। ठीक है ना, लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 लेवल बनाए। ठीक है, सॉरी, 3 स्टेज बनाए, और उन तीनों स्टेजों में क्या किया, 2 लेवल रख दिए। पहला क्या था, पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज। दूसरा है परंपरागत अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज। उत्तर परंपरागत अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, ये तो क्या था कि जो 6 जो अवस्थाएं थी, उनको 3 अवस्थाएं बनाया। कैसे? पहली अवस्था जो थी ये, ठीक है, जो पूर्व परंपरागत अवस्था है, इसमें 2 स्टेज आती है इसके अंदर। फिर उसके बाद परंपरागत अवस्था, इसके अंदर 2 लेवल आते हैं, सॉरी, पहले के अंदर भी 2 लेवल आते हैं। उत्तर परंपरागत अवस्था, इसके अंदर भी 2 लेवल आते हैं। आगे देखते हैं हम कौन कौन से हैं वो। देखिए, मैंने ये नोट्स अच्छे से बना दिए हैं, आपको कॉपी और पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप इसमें देखेंगे और आपको एक बार में समझ भी आ जाएगा। और प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। जो भी सीटेट के स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरी वीडियोज़ आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन उनका पहुँच जाए। क्या है पहला, प्री कन्वेंशनल के अंदर कौन से 2 लेवल आते हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था। कन्वेंशनल के अंदर क्या आता है, प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। पोस्ट कन्वेंशनल, इसके अंदर क्या, सामाजिक समझौते की अवस्था और सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। तो कोहलबर्ग जी ने क्या किया, ये 3 स्टेज के अंदर 2 लेवल बना दिए हैं। देखते हैं पहला, ठीक है, प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत अवस्था। जो पहली स्टेज है, पूर्व परंपरागत अवस्था, यह अवस्था 4 से 10 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होता है। इसके अंदर 2 अवस्थाएं आती है। ठीक है, इसकी अवस्था की आयु कितनी होती है, 4 से 10 वर्ष की। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो 4 से 10 वर्ष की आयु वाली अवस्था है वो कौन सी है, या फिर इस तरीके से पूछा जाता है, पूर्व परंपरागत अवस्था के स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो किस आयु के होते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होता है। मीन्स इस अवस्था में जो भी बालक होते हैं, उनकी जो नैतिक तर्कना होती है, जो नैतिक सोच होती है, वो दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, कि दूसरे लोग क्या कहते हैं वो उसी चीज़ को मानने लग जाता है। इस तरीके से क्या है, नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होता है। इसके अंदर 2 अवस्थाएं आती है। चलिए 2 अवस्थाएं देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहली क्या है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। ठीक है, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। कोहलबर्ग के अनुसार इस अवस्था में बच्चे का चिंतन दंड से प्रभावित होता है। परिवार के बड़े सदस्य बच्चे को कुछ कार्य करने के आदेश देते रहते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो आज्ञा एवं दंड की जो अवस्था है, इस अवस्था में जो बच्चे हैं वो दंड से बचते हैं। ठीक है, उन्हें दंड की चिंता रहती है, क्योंकि जब परिवार में जो बड़े सदस्य होते हैं
तो वो अपने बालक को क्या कुछ ना कुछ कार्य करने को देते रहते हैं, आदेश देते रहते हैं। अगर उन कार्यों का उल्लंघन कर दिया, ठीक है, यानी कि उन आदेशों का उल्लंघन करता है बच्चा, तो उसको क्या करते हैं, पनिशमेंट दे देते हैं, ठीक है, पनिश कर देते हैं, उसको डांटते भी हैं, उसको गुस्सा भी करते हैं। तो बच्चा दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है। इस आयु में बालक अपरिपक्व होने के कारण किसी भी कार्य को करने या ना करने का निर्णय इसलिए लेता है क्योंकि उसे दंड का भय रहता है, ठीक है। अगर मान लो जैसे कोई बच्चा है, कुछ गलती करता है, तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, डांटते हैं उसको कि नहीं नहीं, अभी आज के बाद ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए वरना आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो वो क्या करता है, वो काम फिर उस दंड के भय के कारण नहीं करता, ठीक है। या फिर कोई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को कुछ काम देते हैं, वो बच्चा नहीं करता, तो जब भी उसके पेरेंट्स उनको धमकाते हैं, उसको दंड के वो देते हैं कि हाँ हम तुझे दंड देंगे, ठीक है, तो उस डर के मारे भी क्या करता है बच्चा, उस कार्य को पूरा करता है। इस प्रकार इस अवस्था में, ठीक है, जो पहली अवस्था है, ठीक है, किसकी, पहली अवस्था किसकी, पूर्व परंपरागत अवस्था की, ठीक है ना, प्री कन्वेंशनल की। तो उसकी जो आज्ञा दंड की अवस्था है, उसमें जो बालक है वो दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है, ठीक है। बस एक बात याद रखिए, दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो बालक है वो दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है तो कौन सी अवस्था की है, तो पूर्व परंपरागत अवस्था आ जाएगा या फिर आज्ञा दंड की अवस्था आ जाएगा। दोनों में से जो भी ऑप्शन आएगा आपको उस पर टिक करना है। आगे आ जाइए अहंकार की अवस्था। इस अवस्था में बालक के भीतर अहंकार की अवस्था भी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, ईगो आ जाता है, स्टेज ऑफ ईगो, इसे क्या कहा जाता है, स्टेज ऑफ ईगो। इस अवस्था में बालक के भीतर अहंकार की अवस्था भी उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालक के सोचने का स्वरूप ही बदल जाता है, ठीक है, तरीका ही बदल जाता है। बालक अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को भली प्रकार समझने लगता है। उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। जैसे उसकी कोई इच्छा झूठ बोलने से पूरी हो जाती है तो वह झूठ को उचित मानेगा। भूख लगने पे किसी वस्तु को चुरा के खाने को वह नैतिक आचरण ही मानेगा। देखिए मैं समझाती हूँ इस चीज़ के बारे में कि स्टेज ऑफ ईगो एक बालक के अंदर कैसे आती है। कि जैसे क्या होता है कि एक बालक है, उसने कुछ काम किया, ठीक है, उसके पेरेंट्स ने उसे कुछ काम दिया करने को और उसने वो काम को पूरा कर दिया, फिर भी उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसको पनिशमेंट दे दी। तो इससे उस बालक के अंदर क्या हुआ, गुस्सा आ गया, ठीक है। वो उसने क्या कहा कि मैं तो करके भी देता हूँ फिर भी मुझे डांटते रहते हैं। तो इससे उसके अंदर क्या आ गया, ईगो आ गया, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता है कि जो बालक का सोचने का स्वरूप ही बदल गया बिल्कुल। उसे ये नहीं दिखा कि मेरे पेरेंट्स किस लिए मुझे डांट रहे हैं, क्या पता उसमें कुछ गलती हो उस काम में, या फिर वो काम करने का तरीका दूसरे तरीके से हो, मैंने जो किया वो काम का तरीका गलत है। तो वो ये नहीं देखता, वो सिर्फ अपनी सोच रखता है कि मैं ठीक हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं ठीक कर रहा हूँ, उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपना काम बनता है तो भाड़ में जाए जनता। बालक अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को भली प्रकार समझने लगता है, ठीक है। क्या बालक अपनी सारी इच्छाएं, अपनी आवश्यकताओं को अच्छे से समझता है। अगर मान लो उसको भूख लगती है, ठीक है, भूख लगने पे वो किसी वस्तु को चुरा के खा लेता है तो वो उसको गलत नहीं मानता कि चोरी करना पाप है, नहीं, वो उसे क्या मानेगा, नैतिक आचरण ही मानेगा। मान लो एक बार बालक ने कुछ काम किया और उसके माता पिता ने उसको डांटा, ठीक है, फिर वही काम उसने किया और उसके माता पिता ने फिर उससे पूछा कि भाई तूने किया ये काम, तो झूठ बोल देता है, नहीं 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 मैंने नहीं किया, ये तो भाई मेरे बड़े भाई ने किया है। तो इससे क्या होता है, वो बच जाता है, और जब वो बच जाता है वो खुश हो जाता है, फिर वो कहता है अरे मैं झूठ बोलने से तो मैं बच गया, इसका मतलब मेरा झूठ बोलना सही है। तो इस प्रकार एक बालक के अंदर क्या आ जाती है, अहंकार की अवस्था आ जाती है। दूसरी स्टेज क्या है, परंपरागत अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज। यह अवस्था 10 से 13 वर्ष तक की होती है। इसकी दो अवस्थाएं हैं, ठीक है, इसके अंदर भी दो अवस्थाएं आती है जैसे मैंने बताया था आपको। पहली अवस्था क्या है, पढ़ते हैं, प्रशंसा की अवस्था। इस अवस्था के अंतर्गत बालक किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि दूसरे लोग उसकी तारीफ करते हैं। आपने देखा होगा, आप किसी के घर में जाते हैं, ठीक है, तो कोई बालक आपके आके पैर छू लेता है, ठीक है, उस परिवार का जो बालक होता है वो आपके पैर छूता है, आप उसकी तारीफ करते हैं, अरे भाई कितना अच्छा बालक है, कितने अच्छे संस्कार दिए, आके पैर छू रहा है ये। तो इससे वो बालक खुश हो जाता है। तो
जो बालक होता है वो क्या करता है, इस स्टेज में आके वो अपनी प्रशंसा चाहता है कि मेरी प्रशंसा हो, क्योंकि दूसरे लोग उसकी तारीफ करते हैं। इस अवस्था में बालक सामाजिक प्रशंसा और निंदा के महत्व को समझने लगता है। इस स्टेज में क्या होता है, बालक प्रशंसा भी समझता है और निंदा भी समझता है, मतलब इंसल्ट भी समझता है। अगर कोई उसकी इंसल्ट करता है तब भी उसको बुरा लगता है कि भाई इसने मेरी इंसल्ट कर दी, इन्होंने मेरी, ठीक है। बालक इस अवस्था में निंदनीय आचरण से बचने का प्रयास करता है। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चों से विशिष्ट भूमिकाओं की अपेक्षा करते हैं, ठीक है। दूसरी ओर क्या होता है, जब बालक अच्छा काम करता है और लोग उसकी तारीफ करते हैं, परिवार के सदस्य तारीफ करते हैं या बाहर वाले तारीफ करते हैं, तो और खुश हो जाता है और अच्छे काम करता है। वो सोचता है मैं और अच्छे काम करूँगा तो क्या करेंगे, लोग मेरी तारीफ करेंगे, मेरे पेरेंट्स मेरी तारीफ करेंगे। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चों से विशिष्ट भूमिकाओं की अपेक्षा करते हैं। अब जब 10 से 13 साल का जो बच्चा होता है ना, उस समय उसके अंदर थोड़ा सा नैतिक विकास आ जाता है, ठीक है। तो इस समय क्या होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, या समाज है, समाज के सदस्य भी उनसे क्या अच्छी अपेक्षा रखते हैं, विशिष्ट भूमिकाओं की अपेक्षा रखते हैं, मतलब अच्छे काम की अपेक्षा रखते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, गली में कुछ बच्चे हैं, इस उम्र के बच्चे हैं, वो खेलते हैं बहुत गंदे तरीके से शोर शराबा करके, जो बाहर के दूसरे घरों के लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो वो आके उनको समझाते हैं कि मत खेलो, ऐसे मत खेलो, खेलना है आराम से खेलो, ठीक है, या पार्क में जाके खेलो, जहाँ खेलने की जगह है वहाँ खेलो। लेकिन वो बच्चे नहीं मानते, तो लोग क्या करते हैं, फिर उनके परिवार वालों से उस बालक के परिवार वालों से शिकायत करते हैं कि देखो भाई तुम्हारा बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है। तो इस तरीके से क्या है, जो समाज के सदस्य भी हैं वो भी बच्चों से विशिष्ट भूमिकाओं की अपेक्षा करते हैं। अगर मान लो वही उनकी बात वो बालक सारे मान जाते हैं और वो पार्क में जाके खेलने लग जाते हैं, तो वो उनकी तारीफ भी करते हैं, भाई अच्छे बच्चे एक बार में ये बात मान भी गए। और जब बच्चा इन भूमिकाओं का निर्वाह उचित प्रकार से करता है तो उसे समाज के सदस्यों से स्वीकृति मिलने लगती है, ठीक है, अप्रूवल मिलने लगता है उसको, ठीक है। जब वो क्या करता है, उनकी बात मानने लगता है, ठीक है, उनकी भूमिकाओं का निर्वाह उचित प्रकार से करता है, तो उन्हें लोगों द्वारा क्या मिलने लग जाता है, अप्रूवल मिलने लग जाता है। तो आगे चलते हैं। पहली थी प्रशंसा की अवस्था, दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, ठीक है, क्या, रिस्पेक्ट ऑफ स्टेज सोशल सिस्टम, ठीक है। नैतिक विकास की ये अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोहलबर्ग के अनुसार समाज के अधिकांश सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। क्या है, कोहलबर्ग जो है उन्होंने बताया कि जो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था है, ये अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस अवस्था तक अधिकांश सदस्य पहुंच जाते हैं, ठीक है। बालक थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बालक के अंदर नैतिक विकास थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। इस अवस्था में प्रवेश करने से पहले बच्चा समाज को इसलिए महत्वपूर्ण मानता था क्योंकि समाज से उसे प्रशंसा मिली होती थी, ठीक है। जो इससे पहला पॉइंट पढ़ा था हमने, उसमें क्या बालक चाहता था, सिर्फ प्रशंसा, ठीक है। वो अच्छे काम इसलिए करता था कि मुझे मेरी तारीफ मिले मुझे। तो अब वह समाज की प्रथाओं, परंपराओं और नियमों से में आस्था विकसित करके संपूर्ण समाज की व्यवस्था के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करता है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो जो 4 दोस्त होते हैं, ठीक है, तो 3 दोस्त, एक दोस्त तो बोलते हैं कि चल चल आज चलते हैं घूमने के लिए। तो जो दोस्त, जो उनका चौथा दोस्त होता है, वो बोलता है नहीं नहीं भाई मेरे पेरेंट्स इस चीज़ को मानेंगे नहीं, अलाउड नहीं करेंगे, मैं नहीं जा सकता, या मैं उनके पूछे बिना नहीं जा सकता। तो वो क्या करता है, कुछ नियमों का पालन करता है, कुछ प्रथाओं का पालन करता है, कुछ परंपराओं का पालन करता है, ठीक है, समाज को देखता है। तो इस तरीके से क्या है कि वो क्या करता है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति अपनी सम्मान की अवस्था रखता है, ठीक है, उस टाइम में। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब बालक के अंदर सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था आ जाती है, ठीक है, तो वो हर काम सोच समझ के करता है, ठीक है। वो देखता है कि क्या समाज के कुछ नियम हैं, ठीक है, कुछ प्रथाएं हैं, कुछ परंपराएं हैं। जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि क्या कहते हैं, जैसे किसी बालक से कुछ गलती हो जाती है, तो कहते हैं ना कि 10 लोगों से पूछ लो ये सही है कि गलत है। तो वो कहता है कि 10 लोग, ठीक है, वो 10 लोगों को जो देखता है वही क्या होता है, समाज होता है उसका। तो वो 10 लोगों से बचने के लिए ही क्या करता है, 10 लोगों के सामने आने से बचने के लिए क्या करता है, वो अच्छे काम करता है, ठीक है, ताकि ना मैं बुरा काम करूँगा, ना ही मेरी समाज में बुराई होगी। तो इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था आती है। आगे आता है उत्तर परंपरागत अवस्था। इस अवस्था में बच्चों में अधिक से अधिक नैतिक
नैतिकता का ज्ञान आ जाता है। ये क्या आती है, तीसरी पोस्ट है, ठीक है, तीसरी स्टेज है बालक की। इस अवस्था में बच्चों में अधिक से अधिक नैतिकता का ज्ञान आ जाता है। यह नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है। इसके अंदर दो अवस्थाएं आती है। इस स्टेज तक आने में, ठीक है, मतलब इस स्टेज में बहुत ही कम बालक है जो आते हैं और बहुत ही कम बालक है जो नहीं भी आ पाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगी कौन। तो तीसरी अवस्था का पहला पॉइंट क्या है, सामाजिक समझौते की अवस्था, ठीक है, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस अवस्था में क्या करता है जो व्यक्ति है, वो क्या करता है, समाज से समझौता कर लेता है, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस अवस्था में प्रवेश करने पर व्यक्ति के नैतिक चिंतन की दशा में पर्याप्त परिवर्तन आ जाते हैं। जो उसकी नैतिक सोच है, ठीक है, उसकी दशा में, ठीक है, क्या होते हैं, पर्याप्त परिवर्तन आ जाते हैं, काफ़ी चेंजेस आ जाती है। व्यक्ति यह मानकर चलता है कि व्यक्ति और समाज के बीच एक समझौते का संबंध है, ठीक है, कि मैंने समाज के लिए क्या किया, समाज ने मेरे लिए क्या किया। तो इस प्रकार से उसके बीच में क्या एक समझौता हो जाता है। वही समझता है कि जो समाज है और जो मैं हूँ, मेरे और समाज के बीच में क्या है, एक समझौता होना चाहिए। व्यक्ति को सामाजिक नियम तथा उनका सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह व्यक्ति के हितों की रक्षा करता है, ठीक है। एक व्यक्ति है, ठीक है, सॉरी, एक व्यक्ति नहीं, व्यक्ति है जो सामाजिक और नियमों का सम्मान इसलिए करता है क्योंकि उसको ये पता होता है कि समाज भी मेरे हित की रक्षा करता है। इस अवस्था में व्यक्ति चोरी और बुरे कार्यों को अनैतिक समझता है। ऐसा करने से व्यक्ति और समाज के बीच का समझौता टूट जाएगा। इस प्रकार उसे कुछ नियमों को मानना पड़ेगा। मान लीजिए एक समाज में कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, और रोज़ ड्रिंक करके वो बहुत ही हल्ला करता है, बहुत ही शोर शराबा करता है, सब पुरुष में मोहल्ले को पूरा डिस्टर्ब करता है, तो उसे लोग बुरा ही मानेंगे, उसे लोग अच्छा नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे वो हमें क्या करता है, परेशान करता है, रोज़ रोज़ वो बेकार बेकार बातें बोलता है गली में खड़े होके। तो इस तरीके से क्या है कि इस तरीके के कार्यों से बचने के लिए, ठीक है ना, जो व्यक्ति है वो क्या करता है, सामाजिक समझौता करता है, वो अच्छे कार्य करता है, ठीक है ना, कुछ जो नियम है उनका पालन करता है, इस कारण कि क्या, कि समाज जो है उनके उसके बारे में कुछ बुरा ना बोले, ठीक है, उसका सम्मान करे। आगे क्या है, लास्ट पॉइंट है सार्वभौमिक सिद्धांत की आवश्यकता। नैतिक विकास की यह अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति में अपने नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने और आत्मनिंदा से बचने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। देखिए क्या है, ये लास्ट पॉइंट है सार्वभौमिक सिद्धांत, ठीक है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति, ठीक है, इस स्टेज पे पहुंचता है तो वो बिल्कुल अब सब कुछ छोड़ देता है, मोह माया छोड़ देता है, बिल्कुल वो इस सोच का हो जाता है कि अगर उसके संग किसी ने गलत भी किया, जैसे होता है ना कि कोई आपसे बातें करता है, ठीक है, और आपको बताता है कि उसने मेरे संग बहुत गलत किया, लेकिन कोई बात नहीं, करने दो, मैं तो सबके लिए एक जैसा सोचता हूँ, एक जैसा सोचती हूँ। तो इस प्रकार क्या है कि इस अवस्था में जो बालक है, व्यक्ति है, वो क्या सोचता है कि मुझे अब सबके लिए एक जैसा सोचना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। इस अवस्था में व्यक्ति में अपने नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने तथा आत्मनिंदा से बचने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। उनमें विवेकशीलता आ जाती है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, विवेक का भी सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें विवेकशीलता आ जाती है। व्यक्ति के अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि के बारे में अपने व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं। देखा होगा ना आपने, जितने बड़े लोग होते हैं वो क्या बताते हैं, यही बताते हैं अच्छा बुरा उचित अनुचित क्या है। तो उनके अंदर भी वही क्वालिटी होती है, वो दूसरों को भी यही समझाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, उनकी कुछ मूलभूत मान्यताएं और उनकी स्टेजेस जो भी उन्होंने बताई थी, 3 स्टेजेस। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि इस वीडियोस के आपको नोट्स चाहिए तो इसके नोट्स हमारे फेसबुक पेज पे अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।